इस घर के लोगों ने एक गैर को पाल पोसकर बड़ा किया, उसका हक तो अदा करना ही होगा। वो एहसान तो उतारना होगा। दामिनी बिटिया, बिटिया चाय। अब आप मेरी सेवा करना छोड़ दीजिए। क्यों बिटिया? आप मेरी माँ हैं। हाँ? माँ? आप मेरी माँ समान नहीं है क्या? माँ से सेवा करवाने से पाप चढ़ता है, और आप मुझ पर और पाप मत चढ़ाइए। अब मैं आपकी सेवा करूंगी। पर बिटिया, इतने दिनों से हम ही तो तुम्हारी सेवा करते आए हैं, फिर आज तुम्हें अचानक क्या हो गया है? मुझे पता चला है कि क्या पता चल गया है? यही कि पागल खाने में आपने मेरी बहुत सेवा की है, अब और नहीं। बस भला एक बेटी अपनी माँ से सेवा करवाती है क्या? ये बताइए, आपने चाय पी? नहीं, अभी पियेंगे। अब आप मेरे हाथ से चाय पीजिए। ये क्या कर रहे हो बिटिया? पीजिए ना। पीजिए। क्या हुआ? आप रोने क्यों लगे? बिटिया, हमें हमारी बिटिया की याद आ गई। आज तक हमें किसी ने इतने प्रेम से पानी तक नहीं पूछा। औलाद होके भी हम बेऔलाद की तरह जीते रहे। अब आप अपने आप को अकेला मत समझिए। मैं हूं ना, आपकी बेटी। क्यों, आपको मुझ में अपनी बेटी नजर नहीं आती है क्या? नहीं बेटी, हमें तो लगता है जैसे तुम ही हमारी बिटिया हो। तो बस यही समझ लीजिए, हर्ज क्या है? लेकिन बिटिया, ये प्यार अकेले में जताना। क्यों? बिटिया, ये बात का तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। उन्हें लगेगा कि उनके प्यार में बंटवारा हो रहा है, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से दीदी को किसी प्रकार का दुख पहुंचे। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। बिटिया, हम तुम्हारी सारी चाय पी गए। हम तुम्हारे लिए दूसरी बना कर लाते हैं। आप कहाँ जा रही हैं? आप बैठ, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। लेकिन कुछ नहीं। अब तो घर में कोई नहीं है ना, मैं अब आपकी सेवा कर सकती हूँ। ये लड़की अचानक से आज ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? जब्बार, वादे के मुताबिक तुम लोगों के चेक्स रेडी हैं। जाकर मैनेजर से कलेक्ट कर लेना। वाह देवाज साहब, वाह। लोग आपके बारे में क्या क्या नहीं बोलते हैं कि आप अपने नुकसान में भी अपना फायदा निकाल लेते हैं। कब कौन सा डिसीजन लेंगे किसी को मालूम नहीं पड़ता, यहां तक कि अपने वादे पे आप मुकर भी जाते हैं। दरअसल आपने उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है। जब्बार, सही बिजनेसमैन वही होता है जिसकी अगली चाल कोई समझ ना पाए। यही तो डैड की जीत है। तो फिर पेमेंट के बाद अगला कदम क्या होगा? वैसे तो पेमेंट एनेक्स्चर की फाइनल लिस्ट आने के बाद ही देना होता है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, इसलिए दे रहा हूं। और देख यार, समझ लो कि रिस्क ले रहा हूं। जब्बार, उन लोगों को क्या चाहिए? अच्छा घर? अरे हम उन्हें अच्छा घर दे तो रहे हैं, फिर उन्हें उसी सोसाइटी में क्यों रहना है? देखो, हम उन्हें खूबसूरत सी सोसाइटी बनाकर दे देंगे, क्या बुराई है उसमें? मिस्टर राहुल, आपको पता है कि तालाब से आप एक मछली घर पर लेकर आते हैं और उसे पानी के टब में डाल देते हैं, तो फिर वो 2-3 दिन में मर जाती है। आपको मालूम है क्यों मर जाती है? जबकि टब में भी पानी होता है, क्योंकि आप उससे उसका माहौल छीन लेते हैं।
पानी के साथ उसका जो लगाव है आप उससे वो छीन लेते हैं और फिर उसे जिंदा रखने के लिए आपको ऑक्सीजन देने की जरूरत होती है। इंसान को ऑक्सीजन कब दिया जाता है? जब उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। एकता नगर के लोगों को वहां से कहीं पर भी रहने में सांस लेने में तकलीफ होती है, जो कि वो नहीं चाहते। अरे गंवार है वो लोग। मछली मत कहिए उन्हें, कीड़े हैं वो लोग, कीड़े, गंदी नाली के कीड़े। राहुल साहब, एक अमीर इंसान अपने अहंकार, अपनी दौलत और अपनी शान और शौकत के सहारे जीता है, और एक गरीब इंसान को जीने के लिए प्यार, मोहब्बत, जज्बात की जरूरत पड़ती है। कभी उनकी जिंदगी जी कर देखिए, मजा आ जाएगा आपको। कभी उनकी जिंदगी जी कर देखिए, मजा आ जाएगा आपको। अरे मैं क्यों जीऊंगा वैसी जिंदगी? एकता, जज्बात, प्यार, ये सब धोखा है, झूठ है ये। अरे इंसान को अकेले ही जीना चाहिए। तो राहुल, अकेले जानवर जीता है, जानवर, वो भी जंगल में, और फिर उसकी मौत भी उसी तरह होती है। ना कोई रोने वाला होता हो, ना कोई अफसोस करने वाला। एकता नगर के लोग बरसों से एक ही इलाके में रहते हैं और अपनी एकता को भंग नहीं करना चाहते हैं। उन्हें घर वहीं पर चाहिए, और अगर फिर भी आपको कोई आपत्ति है तो मैं ये डील कैंसिल करने को तैयार हूं। चलता हूं। अरे जब्बार, तुम इसकी बात कहां सुन रहे हो? इसे तो बिजनेस का तजुर्बा भी नहीं है। ये तो कुछ भी कहता रहता है। छोड़ो। डैड, अब आपसे क्यों डर रहे हैं? ये कुछ नहीं कर सकता। एग्रीमेंट पर साइन हो चुका है, और अगर कुछ करेगा भी तो खुद ही फंसेगा। राहुल साहब, आपने एक मिसाल सुनी होगी, सयाना कौवा क्या करता है, वही आप लोगों ने किया है। जरा एग्रीमेंट उठाइए, उसे ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, और अगर समझ में नहीं आता तो अपने वकील को बुलाकर उससे कहिए कि पढ़ के आपको समझाए। अगर आपने उस इलाके में घर नहीं दिया तो फंसेंगे आप, हम नहीं। हर काम दौलत से नहीं, दिमाग से भी किया जाता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने दौलत का नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। फायदे में रहिए। चलता हूं मैं, खुदा हाफिज़। वैसे भी अब तो आप लोगों का खुदा ही हाफिज़ है। बेटा, ये एग्रीमेंट की बात करके गया? तुमसे मैंने कहा था एग्रीमेंट पढ़ने के लिए, तुमने पढ़ा था? अब डैड, वो शर्मा जी को बुलाकर एक बार एग्रीमेंट समझ लेते हैं ना। कितनी दवाइयां खिलाती है मुझे तो दिन भर में। प्रणाम दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते देवकी, कैसी हो? बस आपकी कृपा है। मेरी बच्ची कैसी है? जी, आप उसकी चिंता न करें। हमने उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। बस बस, जो सवाल किया है सिर्फ उसी का जवाब दो। मेरे कहने का मतलब? समझ गई मैं तुम्हारे कहने का मतलब। बाहर जाओ तुम अभी। तुम्हारी दीदी तो आपका हालचाल पूछ जाए और आपने उसे डांट कर निकाल दिया? पता नहीं, जब ये दामिनी से प्यार जताती है तो मुझे क्या हो जाता है, क्यों इतना गुस्सा आता है मेरे खुद समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे मेरी बच्ची को छीनने आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी। आपने देखा नहीं किस तरह उसने आपकी सेवा की? उसमें उसका क्या फायदा था, क्या मतलब था? यही तो नहीं समझ में आता कि मेरी सेवा करने से उसे क्या फायदा होने वाला है। किस मतलब से मेरी सेवा कर रही है वो? पता है दीदी, जब उसे पता चला कि आप हॉस्पिटल में, वो बेचैन सी हो गई, रात रात भर जागती रही। दीदी, हर इंसान फायदे और मतलब के लिए जीता। ये पूर्णिमा
और उसके पति प्रेम ने आपकी जिस तरह से सेवा की, उसमें क्या फायदा था उनका? सिर्फ प्रेम। और देवकी भी रिश्तों और प्रेम की भूखी है बस। ठीक है, बुला लीजिए उसे। आप रुकिए, मैं उन्हें भेजती हूँ। दामिनी कैसी है? दीदी वो तो बिल्कुल ठीक है, पर एक परेशानी। देवकी ने उसे ये कह दिया है कि देवराज से हमें आशियाना वापस मिल गया है, और तभी जाकर दामिनी ठीक हुई है। और ये तो सरासर झूठ है। दीदी अभी तो उसे समझा दिया है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि ये झूठ है तो दीदी मैंने उसे ये भी कहा है कि आपके वापस आ जाने के बाद हम आशियाना में शिफ्ट हो जाएं। उसे धोखे में नहीं रखना चाहिए था। आपके वापस आ जाने के बाद हम आशियाना में शिफ्ट हो जाएं। उसे धोखे में नहीं रखना चाहिए था। नहीं दीदी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि दामिनी को अभी सदमा नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए हम लोग उसे अभी सच नहीं बता सकते। तुमने उससे झूठ क्यों कहा? अगर ये उसे झूठ नहीं कहती तो दामिनी इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होती। दीदी हमने दामिनी को ये भी नहीं बताया कि आप अस्पताल में हैं। हमने दामिनी से ये कहा है कि आप आपकी कोई सहेली के घर गई हैं और बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। मुझे यहाँ से जल्दी घर ले चलो। बहुत दिन से अपनी बच्ची से नहीं मिली हूँ, मन बहुत बेचैन है। चलेंगे दीदी, हम जल्द ही चलेंगे। देखिए फिलहाल आपने दवाई पी, आप आराम कीजिए, हम फिर आएंगे। देवकी, जी दीदी। मुझे माफ कर देना। जब मुझे गुस्सा आता है तो क्या करती हूँ, क्या बोलती हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। आप हमें शर्मिंदा ना करें, आप हमारी दीदी हैं। भला हमें आपकी बातों का बुरा लगता है क्या? मेरी बच्ची। बोलिए भैया, हमारा षड्यंत्र कहाँ तक पहुँचा? बस तुम आ जाओ, शिकार पर नजर है, धनुष बाण तैयार है, तुमको आकर चलाने की देर है, बस। ओफो, चिंता मत कीजिए भैया, ऐसा तीर चलाऊंगी कि निशाना चुक भी गया तो शिकार घायल हो जाएगा। तुमसे यही उम्मीद थी। उसकी पत्नी है या भाग गई? बड़ी खतरनाक है वो, भागेगी नहीं, भगाना पड़ेगा। अच्छा, हिरनी जितनी चालाक होती है उतना शिकार करने में मजा आता है। मैं आ रही हूँ, आप सब तैयारी करके रखिए। तैयारी हो चुकी है, मैंने अखिल के चाचा जी को अपने साथ मिला लिया है। ओफो, घर का भेदी लंका ढाए, राज की बात पे डंका बजाए। वर्षा, याद रखना, हमें पीछे नहीं हटना है। भैया, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हूँ अपने पीछे खाई बना जाती हूँ, ताकि पीछे कदम हटाने का ख्याल ही ना आए। सफेद साड़ी अपने साथ लेकर आ रही हूँ। अखिल मर गया तो वही साड़ी पहनकर उसकी विधवा कहलाऊंगी। अगर मैं मर गई तो उसी साड़ी को मेरा कफन बना देना। दुरा साहब, मोहन सीनियर और चालाक वकील है। पॉइंट्स ऐसे लिखा है कि
समझने वाला ही समझ सकता अरे नहीं नहीं शर्मा जी, आप उससे ज्यादा चालाक हैं। ये बात आपने कोर्ट में साबित कर दी है। और फिर चालाक वही होता है जो जीतता है, सिंपल इज दैट। लेकिन शर्मा जी इसमें लिखा क्या है? है। यही कि अगर एकता नगर का एक भी मेंबर किसी बात पर आपत्ति उठाता है तो कॉलोनी बनने के बीच कोई भी कारण पैदा हो जाए तो भी कायदा कानून नहीं बदला जाएगा, बल्कि एग्रीमेंट नल एंड वाइड हो जाएगा और कॉलोनी बनाने वाले किसी दूसरे बिल्डर के साथ एग्रीमेंट बनवा लेंगे, बल्कि आपके दिए हुए पैसे भी नहीं लौटाएंगे। हाँ, ये कैसा एग्रीमेंट है? हाँ, ये कैसा एग्रीमेंट है शर्मा जी? ये कैसा एग्रीमेंट है? राहुल, तुमने तो एग्रीमेंट पढ़ा था ना? तो एग्रीमेंट में ये सब नहीं पढ़ा था तुमने? डैड मैंने एग्रीमेंट पढ़ा था लेकिन ये सब नहीं था उसमें। ये सब लिखा है मिस्टर राहुल, लेकिन कानूनी भाषा में। इसे समझना इतना आसान नहीं। देवराज साहब, आप देखिए, ये पढ़िए आप, ये पॉइंट्स 3, 5, 7 पढ़िए ना। अरे अब क्या पढ़ना शर्मा जी, बंटाधार तो हो ही गया है। आपने साइन कैसे कर दिया देवराज साहब? मैंने इसे कहा था कि एग्रीमेंट पढ़ ले। इसने मुझसे कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन कर दो, और मैं भी बेवकूफ की तरह साइन कर दिए। देवराज साहब, आप ही क्या कहना है कि बिजनेस में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा? फिर इतने बड़े फैसले में आपसे ही नादानी कैसे हो? अरे शर्मा जी, सोचा था ये मेरा बेटा है, मेरी तरह सोचेगा, मेरी तरह दिमाग लगाएगा, लेकिन यही तो मेरी भूल थी। बेटा, जवानी के जोश के साथ साथ बुढ़ापे का होश भी जरूरी होता है, तभी इंसान कामयाब होता है, वरना रिजल्ट तो तुम्हारे सामने ही है। शर्मा जी, अब कोई रास्ता बताइए ना। रास्ते पानी पर नहीं मिस्टर राहुल, पथरीली जमीन पर बना करते हैं। आप लोग साइन करके अपना हाथ कटवा चुके हैं। अब तो एकता नगर वालों को वहीं घर बना कर देना होगा, और वो लोग जैसा कहेंगे आप लोग को मानना होगा। तभी जब्बार सर उठाकर जवाब दे गया, हमें अकड़ कर जा रहा था। उसे पता था कि हम बेवकूफ बन चुके हैं, बेवकूफ। डैड, जब्बार भी बहुत पहुंची हुई चीज है। एग्रीमेंट बनवाया भी तो किससे? एडवोकेट मोहन से, जो हमारा पैदाइशी दुश्मन है। समझा? ये खुराना चुपचाप क्यों बैठा है? क्योंकि उसे पता है कि हमने एग्रीमेंट साइन कर लिया। हमसे जरा सी भी गलती हो और वो हमारा फायदा उठा ले, है? लेकिन डैड, अब क्या करें? तीर्थ यात्रा पर जाकर भजन गाओ, भजन। क्या करें? बताइए, मैंने इनके लिए क्या क्या नहीं किया। अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां तक दांव पर लगा दी। एक छोटी सी गलती क्या हो गई, मुझे एकदम नकारा कह दिया। गलती छोटी सी जरूर है मिस्टर राहुल, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा है। रश्मि अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ रह गई वो? अपने घर गई है, आ जाएगी। लेकिन अचानक उसे घर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? मुझसे कुछ कहकर भी नहीं गई। मुझसे इजाजत लेकर गई थी, कहा 1 घंटे में लौटूंगी, पर अभी तक नहीं आई। लेकिन कहकर क्या गई है? कह रही थी मामा जी और मामी जी की बड़ी याद आ रही है, उनसे मिलकर आती है। अगर सुबह ही अपना मन बना लिया होता तो विवेक ऑफिस जाते टाइम उसे घर तक छोड़ा था। वो झूठ कहकर गई है। अगर सच्ची होती तो सुबह मुझसे कहकर जाती। जरूर उसके दिल में कोई बात है, वो अपने मामा जी से शेयर करने गई है। आने के बाद से फिर से वही सवाल जवाब, फिर वही झगड़े। मम्मी, आज आप बीच में मत बोलिएगा, आने दो उसे, खबर ले लूंगा मैं उसकी। नहीं विवेक, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, हाँ संभाल लेना। ओके बाय। बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? ये देखिए,